जुलाई 2023 करंट अफेयर पर्यावरण के अगले खंड में आपका स्वागत है। टॉपिक है भारत में बाघ संरक्षण। बाघ की स्थिति पर रिपोर्ट। टॉपिक नंबर 1 है सुर्खियों में क्यों रहा है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, भारत में बाघ सहपक्षी और शिकार की स्थिति 2022। अगर बाघ की स्थिति की बात करें तो इन रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु शामिल रहे हैं उस पर एक नज़र देखते हैं, उसको एक देखते हैं। तो पहला है भू क्षेत्र। 53 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं भारत में, जो कि भारत की टोटल भूमि का 2.3% भूभाग में फैले हुए हैं। बाघ की संख्या की अगर बात करें तो लगभग 75% आबादी भारत में मौजूद है। मध्य भारत, शिवालिक, पहाड़ी, गंगा के मैदानों में बाघों की आबादी में जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व की सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता है। 35% टाइगर रिजर्व की तत्काल आवश्यकता है, तो ऐसे में टाइगर को फिर से बसाया जा सके। अगर हम बात करें कि बाघों की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें क्या हैं, तो एम ट्रिप्स जो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसमें क्या होता है कि एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित होती है। उसके जरिए बाघों को ट्रैक किया जाता है। कैमरा ट्रैप पर आधारित कैप्चर मार्क रिकैप्चर। इसमें क्या होता है कि ये आबादी को कैमरा ट्रैप पर आधारित होता है, जो कि उनके मार्क को, उनके पंजे के निशान को ट्रैक करता है, और ये जो है एक अच्छी तकनीक मानी जाती है। अगला जो है वो है अगर इन दोनों से उपयोग नहीं होता है तो हम डीएनए की सहायता से जो है बाघों की गणना हम कर सकते हैं और उसका पता लगाते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में, तो इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे बाघों की अधिकतम संख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवें पे तमिलनाडु। बाघों की न्यूनतम संख्या वाले राज्य जो हैं आप देख सकते हैं कि 2018-2022 दोनों वर्ष का आंकड़ा दिया हुआ है। नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कम से कम एक एक दो दो राज्य का नाम। बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले रिजर्व तो कौन से रिजर्व हैं, तो जिम कॉर्बेट, इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ मैप में आप दिया गया है उत्तराखंड, बांदीपुर यानी कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक में है, उसके बाद में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश। तो ये इसमें कुछ बिंदु थे। इसमें एक पॉइंट और भी दिया गया है, बाघ विहीन रिजर्व जो है दंपा, कामलांग, कवाल, सतकोसिया और सहाद्री। आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। दंपा है मिजोरम में, कामलांग है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद में कवाल है तेलंगाना में, सतकोसिया है उड़ीसा में, और सह्याद्री जो है वो है महाराष्ट्र में। ये सारे जो है बाघ विहीन रिजर्व, ये स्टेटमेंट आपसे बन सकती हैं आपके क्वेश्चन में कि इसमें जो है बाघ जो है नहीं पाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है या फिर कहें सब टॉपिक, तो उसका नाम है टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, MEEE मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। सुर्खियों में क्यों रहा है, सुर्खियों में ये रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ऊपर भी यही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण था। इसने क्या किया है कि इसने भारत में टाइगर रिजर्व के प्रभावशीलता मूल्यांकन का जो फाइनल पांचवा चक्र है उसका फाइनल रिपोर्ट जारी की है। पांचवा चक्र यानी कि इसके पहले भी चक्र हो चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी ये जो है पांचवा चक्र का फाइनल रिपोर्ट है। तो ये क्या है, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि MEE के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो 2006 में इसकी स्थापना होती है, शुरुआत होती है इसकी। इसमें क्या होता है कि सरकार उसी वर्ष से पूरे देश में टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग करती है। एनटीसीए का मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। तो दो संस्थाएं हैं, एक एनटीसीए, एक WII। यह सरकार द्वारा आयोजित है। ठीक है, इसका पांचवा चक्र था ये जो अभी रिपोर्ट आई है। IUCN और संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व प्राकृतिक संसाधन आयोग ने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। ऐसे में भारत जो है अपने देश में उसको लागू करने के लिए इसको लाता है। अब बात करेंगे कि प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन उसमें होता क्या क्या है, तो उसमें होता ये है कि जो भी है स्थिति, जो भी डिजाइन या प्लानिंग है उससे स्थिति और खतरे अभी भी कहाँ हैं, प्लानिंग करना होता है, हम क्या कर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम करेंगे। पर्याप्तता और उपयोगिता की बात करें तो हमें किसकी आवश्यकता होती है,
हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना है, डिजाइन करना, प्लानिंग करना, उपयुक्तता, आपूर्ति, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपूर्ति में अगर बात करें तो परिणाम, हमारी उपलब्धि क्या है, हमें और भी क्या अचीव कर सकते हैं, हमें क्या किया है और कौन से उत्पाद और सेवाएं उत्पादित की गई हैं। तो इन सब का जो है पूरे एक चक्र में इन सब घटनाओं को देखा जाता है। थोड़ा सा बात करेंगे एमईई यानी कि प्रबंधन प्रभावशीलता की। तो एमईई के तहत जो है मुख्य रूप से इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। बिल्कुल वही बातें हैं, तो उसका मूल्यांकन का हिस्सा ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही इसके तहत यह भी पता लगाया जाता है कि क्या संरक्षित क्षेत्र अपने मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका प्रबंधन का प्रभावशीलता का वही मतलब ही है कि उसका पता लगाया जाए। प्रबंधन प्रभावशीलता पद संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित 3 विषयों को दर्शाता है। पहला, विशेष स्थल, संरक्षित क्षेत्र की स्थिति और उसकी डिजाइन से संबंधित या फिर उससे जुड़ी समस्याएं। ये तीनों चीज़ों पर ये जो है ध्यान रखता है। अब हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, प्रबंधन प्रभावशीलता का महत्व क्या है। तो यह प्रबंधन के लिए एक अनुकूल दृष्टिकोण को सक्षम करता है और उसका समर्थन भी करता है। प्रभावी संसाधन आवंटन में सहायता करता है, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह समुदाय को शामिल करने और सहभागिता को बढ़ाने में सहायता करता है। संरक्षित क्षेत्रों के मूल्यों को बढ़ाता है। ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे जब भी अगर लिखने के लिए पूछेगा तो यही आपको महत्व में ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की पर्याप्तता और उपयुक्तता, मूल्यांकन में यही जो 3 चीज़ें थी, उसकी पर्याप्तता थी, उपयुक्तता थी और ये आगे चीज़ें थी, मूल्यांकन था। संरक्षित क्षेत्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति जिसमें मूल्यों का संरक्षण भी शामिल हो। तो कुल मिलाकर के टाइगर रिजर्व्स की स्थिति को हमको संरक्षण करना है, उसको देखभाल करना है। 5वें चक्र के बारे में अगर बात करें तो जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें क्या चीज़ें शामिल हुई हैं, क्या चीज़ें बाहर हुई हैं। तो पहली बात तो इस चक्र में 51 टाइगर रिजर्व जो है उसका मूल्यांकन किया गया है। 51 टाइगर रिजर्व जो है उसका मूल्यांकन हुआ है। 2 नए टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं जिसमें रामगढ़ बिसधारी और रानीपुर है। आपको 2 टाइगर रिजर्व हैं, एमएमई के वर्तमान चक्र में शामिल नहीं किया गया है। ये जो नए 2 टाइगर रिजर्व हैं, रामगढ़ बिसधारी रानीपुर, इनको जो है इस प्रभावी मूल्यांकन में जो है शामिल नहीं किया गया, अभी इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये एकदम फैक्ट है कि केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व को भी भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अब बात करेंगे एमएमई की। एमईई का समग्र जो है औसत स्कोर जो है वो 65% से बढ़कर 78% हो गया है। 2010 में दूसरा चक्र आया था, उसमें 65% था, 5वें चक्र में 78% हो गया है। ये वृद्धि अच्छी बात है। एमएमई के आधार पर जो है 51 टाइगर रिजर्व को 4 श्रेणियों में रैंक प्रदान की जाती है। पहला एक्सीलेंट, उत्कृष्ट। दूसरा वेरी गुड यानी बहुत अच्छा। तीसरा है अच्छा या गुड। अगला है संतोषजनक यानी फेयर है, ठीक है। अब बात करेंगे एमएमई रिपोर्ट में देश के किसी भी टाइगर रिजर्व को खराब प्रबंधन श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो ये भी एक मूल्यांकन का तरीका है ताकि उनको प्रोत्साहन दे करके उनको जो है फेयर से गुड, गुड से वेरी गुड से एक्सीलेंट किया जा सके। वर्तमान चक्र में मुख्य संकेतक कार्बन कैप्चर एंड क्लाइमेट चेंज जो है जो सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ है। ऐसे में ये कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि थोड़ा-सा इससे संबंधित सुर्खियों की। तो केंद्र ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर दिया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर अलग था, प्रोजेक्ट एलिफेंट अलग था, जिसमें हाथी अलग और बाघ का अलग संरक्षण किया जाता था। ऐसे में दोनों का एक कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन नामक एक नया प्रभाग जो है उसका गठन किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट को जो है एडीजीएफ के रूप में जो है दोनों प्रभागों के कर्मचारी नियुक्त करेंगे। अब हम बात करें कि इस विलय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस विलय का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण को तर्कसंगत बनाना। ऐसे में होता क्या था कि हाथी के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता था उसमें काफ़ी पैसा जो है वो उसका सदुपयोग नहीं हो पाता था। टाइगर का भी वित्त का सही से उसका उपयोग नहीं हो पाता था। ऐसे में दोनों परियोजनाओं को एक साथ मिलाने से जो है वित्त पोषण को और तर्कसंगत बनाया जा सकता है। विलय का महत्व क्या हो सकता है? विलय का महत्व
ये हो सकता है कि दोनों परियोजना का कुशल प्रशासन एवं व्यवस्था हो सकेगी, ठीक है? और उसके बाद में दोनों प्रजातियों का संरक्षण के प्रयासों में और मदद मिल सकती है। दोनों प्रजातियों का समान पर्यावास है, तो ऐसे में जो है कुछ महत्व जो है सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। उसके उदाहरण हैं, जैसे बाघों के संरक्षण के हेतु वास्तविक व्यय में कमी आ सकती है। निश्चित रूप से हाथी और बाघ को एक साथ अगर उसमें वित्त पोषण करेंगे, तो हाथी के खर्च में थोड़ा ज़्यादा खर्च लग सकता है, जबकि बाघ में ये जो है कमी आ सकती है। ऐसे में बाघों की जो है स्थिति या फिर कहें गणना में गिरावट हो सकती है। दोनों प्रजातियों के संरक्षण में चुनौतियों की प्रकृति अलग-अलग है, तो ऐसे में हाथी की प्रकृति अलग है, बाघ की प्रकृति अलग है। तो ऐसी समस्याएँ जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। अगला टॉपिक है 5.4 वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। अब हम बात करेंगे कि ये जो विधेयक है वन संरक्षण विधेयक 2023, ये इसमें संशोधन हुआ है। इसमें संशोधन नहीं हुआ है, संशोधन इसके पहले हुआ था जो 1980 में आया था। 1980 में क्या था ये आप देखेंगे तो सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। तो अभी इसमें संशोधन किया है। इस संशोधन की बात करें तो वन विधेयक जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करेगा। तो 1980 में एक संशोधन हुआ था, उसमें ये संशोधन करेगा। इसमें क्या-क्या और भी चीज़ें शामिल हैं, तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है वन। तो समवर्ती सूची का विषय का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार भी उस पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऐसे में जो है किसने किया है? संसद ने किया है। तो अभी संसद यानी केंद्र सरकार जो है कानून बना रही है। अब हम बात करें कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 है क्या? क्योंकि इसी में संशोधन हुआ है 2023 में। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है? यह अधिनियम जो है गैर वन्य उद्देश्यों के लिए वनों को काटने तथा वन भूमि के उपयोग पर कई प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो 2 चीज़ें इसमें शामिल हैं। पहला, किसी वन को काटने पर प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा, अगर कोई ऐसे इसका उल्लंघन करता है तो उसको दंड देगा। अगला क्या है, इसमें संशोधन के बाद क्या-क्या चीज़ें शामिल हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। विधेयक को अपने वनावरण, वृक्षावरण को बढ़ाने, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने, राष्ट्रीय महत्व की सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने में मदद करेगा। तो यानी कि जो संशोधन हुआ है वो अ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने लक्ष्य रखे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये संशोधन जो है ध्यान में रख कर के किया गया है। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख संशोधनों पर एक नज़र डालते हैं। तो तार्किकता पर जो है जोर दिया गया है। तार्किकता क्या है? यह संशोधन टीएन गोदावर्धन वाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न हुई अस्पष्टता के बाद जो है इस अधिनियम को लागू करने के दायरे को स्पष्ट करता है। अब आपके मन में हो रहा होगा कि टीएन गोदावर्धन वाद क्या था जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो 1996 में ये घटना हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि केवल जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वनों पर लागू किए जाते थे। ये जो है 1966 वाला जो वो कहते हैं केस है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या फैसला दिया था कि किसी भी सरकारी या फिर केंद्र या राज्य कोई भी हो, रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र, चाहे वह किसी भी स्वामित्व वाले हों, मान्यता वाले हों, कि वो सब जो है वन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। वन का मतलब बता दिया था उन्होंने, सभी क्षेत्रों में जो वन जो शब्दकोश के अर्थ के अनुरूप है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वन की परिभाषा को जो है निर्धारित किया था। ऐसे में इसको और तर्कसंगत करने के लिए और तार्किक करने के लिए जो है ये संशोधन आया है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी, संबंधित लक्ष्यों और अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया है। 2070 तक हमने निवल शून्य उत्सर्जन की बात कही थी कॉप 26 में। तो हमको उसको भी प्राप्त करने के लिए इस संशोधन को मुख्य आधार बनाया जा रहा है। और 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, तो हम इसके ज़रिए हम कार्बन सिंक का निर्माण कर सकते हैं। दायरा की अगर हम बात करें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित असूचित भूमि, यानी कि जो 1927 के अंतर्गत वन घोषित किया गया था, वो तो शामिल रहेगा ही, बाकी अन्य रूप से भी जो घोषित वन हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 1980 या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि
तो वन उसके बाद भी जो है वन के रूप में भी कई भूमियाँ हैं जो दर्ज की गई हैं केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा और अलग-अलग संस्थाओं द्वारा। ऐसी भूमि शामिल नहीं होती है जो 1966 या उससे पहले वन ये से गैर वन्य उद्देश्य हेतु उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से परिवर्तित किया जा चुका है। यानी कि जो पहले से परिवर्तित किया गया है आधिकारिक रूप से, वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी। छूट प्राप्त इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियों की श्रेणी है। निश्चित रूप से जो भूमि इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई है, उस पर वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण करना, पुनर्वनीकरण करना की अनुमति है। तो ऐसी चीज़ें हैं। वानिकी और गतिविधियों के तहत अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करना जिसमें गैर वन्य उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि गैर वन्य उद्देश्यों हैं, जैसे कि चिड़ियाघर, सफारी, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये चीज़ें आती हैं। और इसी में संबंधित योजनाएं भी हैं, इको टूरिज्म सुविधाएं, वनस्पति संवर्धन गतिविधियां, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कई अन्य गतिविधियां। अगर आगे बात करें तो वन भूमि के आवंटन एवं पट्टे में एकरूपता होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी को वन भूमि का आवंटन करना है तो केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेना पड़ता है। तो आपको केंद्र सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। निम्नलिखित के मामले में केंद्र सरकार को और अधिक अधिकार प्रदान किया गया है। किसी भी सर्वेक्षण के लिए शर्तें और नियम निर्धारित करना, टोह लेना, पूर्वेक्षण करना, जांच या अन्वेषण करना, सर्वेक्षण करना, तो ये सब जो है उद्देश्य के रूप में नहीं माना गया है। आप ये कर सकते हो। छूट प्राप्त इसके दायरे से बाहर रखी गई है। भूमियों के लिए भी शर्तें और नियम बनाना, निर्देश जारी करना, वृक्ष की कटाई की भरपाई के लिए वृक्ष लगाए जाना, ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन किए गए हैं, जो संशोधन के माध्यम से हमने उसको आसान कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे छूट प्राप्त भूमि। कुछ प्रकार की भूमि को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। पहला, दायरे के बाहर रखी गई परियोजनाएं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी, सड़क के किनारे, रेल या किनारे छोटी सुविधाएं परियोजनाएं, राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं, सुरक्षा संबंधित अवसंरचनाएं, रक्षा परियोजनाएं, जो अर्धसैनिक बलों के लिए शिविर और सार्वजनिक उपयोगिता वाली परियोजनाएं, ये सारी चीज़ों को इस दायरे से बाहर रखा गया है कि आप देखिए, आप वन के श्रेणी में से बाहर रख सकते हैं अपनी चीज़ों को। छूट के लिए सीमा भी है। देखिए, रेलवे लाइन व सरकार की देखरेख में निर्मित सार्वजनिक सड़क के किनारे 0.10 हेक्टेयर तक की भूमि, तो इसके लिए ये सीमा है इसकी कि इतना के बाद हम जो है वन बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर तक की वन भूमि, 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में 5 हेक्टेयर तक की भूमि, इन सब चीज़ों को जो है छूट की सीमा को बनाया गया है। एक बाउंड्री बनाई गई है कि इसमें जो है इसके बाद हम जो है कर सकते हैं। विधेयक को लेकर के कुछ चिंताएं हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उद्देश्य के विपरीत है। उसमें क्या है, वनों की कटाई को बढ़ावा मिल सकता है। 1980 में क्या था ना कि अगर कोई व्यक्ति वनों की कटाई करता है या फिर उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको दंड का प्रावधान किया गया था। ऐसे में प्रावधान तो है, लेकिन थोड़ा सा ढीला कर देने से क्या होगा कि वनों की कटाई को बढ़ावा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1996 के निर्णय को अप्रभावी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 1996 का निर्णय क्या था कि वनों को परिभाषित किया था कि जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने वन को घोषित कर दिया गया है, तो उसको जो है वो परिभाषित किया था, जिसमें गैर रिकॉर्डेड वनों को भी बाहर रखने की बात कही गई थी, जो कि असुरक्षित हो जाएगा अगर बाहर हो जाएगा तो। उदाहरण के लिए मांगर बनी को प्राप्त संरक्षण हो जाएगा। हरियाणा में पवित्र उपवन मान्यता न मिलने पर उनको समस्या बन सकती है, संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम FRA अर्थात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी 2006 तक पर प्रभाव पड़ेगा। संघवाद के विरुद्ध जो है ये हो सकता है, यानी कि राज्य सरकारों को, सरकारी संस्थानों को वन भूमि पट्टे पर देने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेना। तो यानी कि संघवाद यानी समवर्ती सूची का विषय है, तो केवल केंद्र जो है फैसला लेगा, तो समस्या बन सकती है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खतरा, तो पारिस्थितिकी रूप में भी ये समस्या है, खास करके पूर्वोत्तर भारत में। वृक्षारोपण बनाम प्राकृतिक वन, ऐसे में वृक्षारोपण करके हम प्राकृतिक वन की स्थिति को नहीं मजबूत कर सकते। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम आया है, ठीक है, कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके उद्देश्य जो है वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का उद्देश्य जो है इसमें है, दिखता है। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। अगला टॉपिक है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, GRAP। सुर्खियों में क्यों रहा है
तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने मौजूदा GRAP जो है उसमें संशोधन की घोषणा की है और उसका उद्देश्य ये है कि वायु प्रदूषण में कमी लाना है। अब बात करते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्यवाही है, आपातकालीन प्रणाली है। यानी कि जब भी एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब होती है उसको उसका समाधान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि एनसीआर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की जो जिन्होंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है, तो इसकी उत्पत्ति होती है 2020 में। और ये जो है एनसीआर क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में या फिर उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के माध्यम से एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। कार्य इसका है कि एनसीआर से जुड़ी समस्याओं या फिर वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के पहचान करना, उसका समाधान करना, समन्वय और अनुसंधान में सुधार करना। उप समितियाँ भी हैं और ये जो है अ, इसके लिए काम करती हैं। अब बात करते हैं GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का महत्व क्या है। तो इससे पूरे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के लिए चरण दर चरण योजना निर्माण संभव होता है। यह सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र और प्राधिकरण जैसी कई एजेंसियों को एक साथ लाता है। जवाबदेही होता है, एक समय सीमा तय की जाती है और उसके बाद में दिल्ली में BS6 ईंधन मानक लागू करने जैसी नीतियों को ये तैयार करने में मदद करता है। विशेषकर एनसीआर में सर्दियों के समय में क्या होता है कि वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय इसकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सक्रिय भागीदारी के लिए नागरिक चार्टर जो है ये लागू करता है, यानी नागरिकों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो GRAP का जो महत्व है वो सारे होता है। अब हम बात करेंगे कि MC मेहता बनाम भारत संघवाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें वायु गुणवत्ता से संबंधित GRAP को तैयार किया गया था, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को तैयार किया गया था। GRAP को पहली बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2017 में अधिनियम के रूप में लाया, जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है इसको पेश किया गया, इसको लाया गया। इस अधिसूचना के अनुसार 2021 से ही GRAP को CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में लागू किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करती है। अक्टूबर 2022 से GRAP को वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर लागू किया जा रहा है और इन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके तहत कुछ प्रदूषक जो है जिनको शामिल किया गया है, जिसमें PM10, PM2.5, NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद में NH3, मीथेन और लेड सीसा जो भी कहें आप, तो ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं। PM का मतलब क्या है? पार्टिकुलेट मैटर यानी कणकीय पदार्थ। इस PM10, PM2.5 ये उसकी जो है चौड़ाई या फिर कहें मोटाई के रूप में मापा जाता है। एनसीआर के लिए GRAP को दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर जो है 4 अलग-अलग चरणों में बाँटा गया है। पहला चरण है वो है चरण 1, जिसे हम कहेंगे खराब या फिर कहें पुअर वायु गुणवत्ता। इसका जो इंडेक्स है वो 201 से लेकर के 300 के बीच में अगर रहेगा तो हम उसको पुअर क्वालिटी में रखेंगे, जो कि चरण 1 होगा। और इसके लिए कार्रवाई क्या-क्या करेंगे उसमें हम देख सकते हैं। तो जो अधिक पुराने डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं उनको लेकर के राष्ट्रीय हरित अधिकरण वो जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मौजूदा कानूनों के तहत जो है सख्ती से लागू कर सकता है। यानी कि जो बहुत पुराने डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं उन पर रोक लगाया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है कुछ दिन के लिए। होटल, रेस्टोरेंट, खुले भोजनालय में केवल विद्युत स्वच्छ या फिर गैस ईंधन को छोड़ करके और दूसरे के उपयोग पर जो है खुले ईंधन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे जी चरण में इसे चरण 2 और चरण 1 से हस्तांतरित कर दिया गया है। यानी कि जो ये खुले होटल में जो भट्ठी लगा करके या फिर और जो चीज़ें करते थे ईंधन का प्रयोग, इसको अब
सेकंड चरण में शामिल कर दिया गया है। इसमें और भी कुछ संशोधन जो किया गया, संशोधन में क्या हुआ कि नागरिक चार्टर को शामिल कर दिया गया। नागरिक चार्टर में क्या है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, हाइब्रिड वाहन हैं, उनको प्राथमिकता देने की बात की गई है और नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वो इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें। 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष पुराने एंड ऑफ लाइफ वाले डीजल पेट्रोल वाहनों को नहीं चलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो नागरिक चार्टर में शामिल की गई हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, चरण 2, जिसमें कहेंगे वेरी पुअर, यानी कि बहुत खराब वायु गुणवत्ता है। इसमें मानक क्या होगा कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है 301 से लेकर के 400 के बीच में है तो उसको हम सेकंड चरण में रखेंगे, दूसरे चरण में। इसमें जब ये चरण शुरू हो जाएगा या फिर इतना प्रदूषण हो जाएगा तो हम औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, कार्यालय, प्रतिष्ठानों आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजल जनरेटर से व्यवस्थित या नियंत्रित संचालन को निर्देश जारी करेंगे। यानी कि हम डीजल के प्रयोग को रोकेंगे। और इसमें शामिल किया गया है, जो संशोधन हुआ है अभी, इसमें क्या संशोधन कर दिया गया है, इसमें एनसीआर के सभी चिन्हित हॉट स्पॉट, जहाँ पर ये ज़्यादा उत्पादन होते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5 ये सारी चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, वहाँ वायु की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले जो केंद्र हैं उनको लक्ष्य करके वहाँ पर कार्रवाई हम करेंगे। अगला जो चरण है वो चरण 3 है, जिसको हम कहेंगे गंभीर रूप से या फिर सेवरेज। अब जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक जो गंभीर रूप से है, यानी कि 401 से लेकर के 500 के बीच में है। एनसीआर में शामिल राज्यों और दिल्ली सरकार द्वारा कार्रवाई इसमें की जाएगी। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल से चलाने वाले जो भी वाहन होंगे उनको हल्के मोटर वाहनों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाएगा। और इसमें जो संशोधन किया गया है, इसमें संशोधन करके कुछ चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। जैसे एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के लिए जब तीसरा चरण शुरू हो जाए या तीसरे चरण के स्तर तक समस्या बढ़ जाएगी तो जो है कक्षा 5 तक के बच्चों की स्कूल को है उसमें छुट्टी कर सकते हैं और ये जो है ऑनलाइन मोड में पढ़ा सकते हैं। ऐसा निर्णय सरकार ले सकती है। अब हम बात करेंगे कि चौथा चरण जो अंतिम चरण है, गंभीर प्लस की कैटेगरी जो होती है, जो 450 प्लस की बात करेगा। तो संशोधन के ज़रिए जो है वो इसमें नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी और BS6 जैसे जो वाहन हैं जो कि डीजल से नहीं चलते हैं, इनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसकी अनुमति दी जाएगी, जबकि डीजल और इन पेट्रोल वाले वाहनों का पर जो है प्रतिषेध किया जाएगा। और सरकार जो है वो न केवल प्राइमरी बल्कि 6 से लेकर के 8 और नाइन्थ के बच्चों को भी स्कूल की कक्षाओं को बंद किया जा सकता है और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय सरकार ले सकती है, ताकि उनकी जो है सुरक्षा की जा सके। संशोधन के विषयों में कुछ और बिंदुओं पर नज़र डालें तो नियमों को लागू करने का समय भी दिया गया है। जैसे कब से शुरू होगा, तो 1 अक्टूबर, अभी जो आने वाला है 1 अक्टूबर 2023 से शुरू किया जाएगा जीआरपी को पूरे देश में, पूरे मतलब दिल्ली में। एनसीआर में कम से कम 3 दिन पहले लागू किया जा सकता है, ठीक है, मौसम को देखते हुए पूर्वानुमान करके 3 दिन पहले किया जा सकता है। जीआरपी के चरण 2, 3, 4 के तहत जो है ये सारी चीज़ें कुछ दिन पहले भी, कम से कम 3 दिन पहले भी लागू की जा सकती हैं। कार्रवाइयों का साथ साथ लागू होना, जो भी कार्रवाई हैं उनको भी साथ साथ लागू कर सकते हैं। अतिरिक्त उपाय भी कर सकते हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जो है CAQM अलग अलग वायु गुणवत्ता, अलग अलग वायु प्रदूषण श्रेणियाँ, यानी कि GRAP के अनुसूची के तहत 1 से लेकर के 4 तक जो है कुछ उपायों पर छूट दे दी गई है, जिसका निर्णय जो है सरकार ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 5वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है वो, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित चौथे स्थान पर है प्रदूषित शहरों में। तो ऐसे में हमको इसके लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को ज़्यादा सही तरीके से यूज करना होगा। अगला टॉपिक है आपका प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो है सुर्खियों में क्यों रहा है, तो प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए G20 देशों से कानूनी रूप से बाध्यकारी एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समझौता को साकार करने हेतु मिलकर काम करने का आग्रह किया है। तो G20 देश, अभी हम लोगों के यहाँ G20 सम्मेलन हुआ दिल्ली में, तो ऐसे में इसकी जो बैठक और भी पहले हुई है उसमें भी ये प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है। तो अन्य तथ्य की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में एक रिसर्च हुआ, जिसमें रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन कहेंगे जिसको, तो जो 2023 में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार जो है
एक रिपोर्ट जारी हुई जिसका नाम है कि प्लास्टिक ओवर डे रिपोर्ट 2023। तो उसमें जो है रिपोर्ट में क्या आया कि 28 जुलाई 2023 के दिन पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवर शूट डे जो है दर्ज किया गया। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा कि ओवर शूट डे है क्या। तो प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता से अधिक हो जाता है, यानी कि अब प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो गया है कि उसका प्रबंधन नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे में उसे हम प्लास्टिक ओवर शूट डे कहेंगे। तो ऐसे में पहला जो दिन अपडेट किया गया, दर्ज किया गया, वो 28 जुलाई 2023 को ये पहला प्लास्टिक ओवर शूट डे जो है दर्ज किया गया। यानी कि इस दिन जो है प्लास्टिक का प्रबंधन क्षमता जो है वो प्रबंधन क्षमता से अधिक जो है प्लास्टिक का उत्पादन हो गया। 6 जनवरी 2023 को भारत में प्लास्टिक ओवर शूट डे दर्ज किया गया। भारत में 6 जनवरी को हुआ और दुनिया में 28 जुलाई को हुआ। तो भारत उन जो है 12 देशों में से एक है जो दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। अब भारत के साथ साथ और भी 11 देश हैं जो कि 52% जो है कुप्रबंधित, यानी कि उसका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं ठीक से, जितना प्लास्टिक उत्पादन होता है। तो भारत भी उन देशों में है। लगभग 52% जो है 12 देश मिल करके इस तरह का कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करेंगे कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक। इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा डेटा दिया गया है, डेटा बैंक पर ध्यान देते हैं। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जो है प्रतिवर्ष लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन होता है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसार भारत में लगभग 12.3% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण होता है। यानी कि 12.3% का अगर हो रहा है तो यानी बहुत कम पुनर्चक्रण हो रहा है। हमें कम से कम 50% या फिर 80% पुनर्चक्रण करना चाहिए। अर्थ एक्शन के अनुसार भारत में लगभग 98.55% अपशिष्ट का ठीक से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अपशिष्ट जो है वो अपशिष्ट हमारे यहाँ लगातार बढ़ता जाएगा और ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव क्या है। प्लास्टिक प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्लास्टिक को जलाने से वायु में क्या होता है, बिस्फेनॉल और फेटलेट्स का उत्सर्जन होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन में मिलेगा ऐसी क्वेश्चन कि प्लास्टिक को जलाने से क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्सर्जन होता है। तो बिस्फेनॉल और फ्लेटलेट्स माइक्रोप्लास्टिक के समुद्र और मानव शरीर में प्रवेश करने से गंभीर परिणाम सामने आते हैं। प्लास्टिक के जालों में फंस जाते हैं, जिससे समुद्री जीव जो है प्लास्टिक से उनका नुकसान होता है। पृथ्वी पर भी जो मौजूद हैं उनसे खतरनाक रसायन के कारण पृथ्वी की भूसतह का क्षरण होता है। ऐसे में प्लास्टिक के जो प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। चुनौती क्या है, हमारे यहाँ अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, यानी कि हमारा प्रबंधन ठीक से नहीं है। अपर्याप्त डेटा और रिपोर्टिंग है। हमारे पास डेटा ही पर्याप्त नहीं होता है कि हमारे पास प्लास्टिक का उत्पादन कितना है और कितना हम पुनर्चक्रण कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, निश्चित रूप से हमारे यहाँ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उत्पादन इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम एक बार प्लास्टिक उपयोग करके उसको फेंक देते हैं। ऐसे में ये भी एक गंभीर समस्या है, एक चुनौती है। नीतियों का सही से कार्यान्वयन नहीं होना। तो हमारे यहाँ नीति क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 है, जिसका पालन जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती है। उपभोक्ताओं का व्यवहार यानी कि हमारे यहाँ के उपभोक्ता जो हैं वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कहते हैं आदी हो चुके हैं कि वो जो है बिना प्लास्टिक के कोई भी काम जो है वो करना ही नहीं चाहते। उपयुक्त विकल्प का अभाव, यानी कि जो भी उपयुक्त विकल्प है हमारे यहाँ वो भी बहुत कम है। यानी कि पेपर का कोई थैला हो या फिर कोई भी चीज़ जहाँ प्लास्टिक ज़्यादा यूज होता है उसके रिप्लेस के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो कि उसको रिप्लेस कर सके। हालाँकि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कुछ पहल शुरू की गई है, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 ऊपर जैसे लिखा था, जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये नियम क्या है, इसमें क्या होता है। इसमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडार, वितरण और बिक्री और उपयोग और उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन कर दी गई है।
निश्चित रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 भी आया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए पुनर्चक्रण अवसंरचना का विकास करना है। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र भी इंडिया प्लास्टिक पैक यानी कि आईपीपी के माध्यम से जो है सहयोग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र व पर्यावरण सभा की बात करें यानी कि यूएनईए की बात करें तो इसने एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नाम का एक संकल्प अपनाया है, जो कि 175 देशों ने भी अपनाया है, इसका समर्थन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को संपन्न करना और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से संबंधित, प्लास्टिक का प्रबंधन करने से संबंधित पहल जो है भारत और विश्व ने भी शुरू की है, जो कि अच्छी हो सकती है, लेकिन इस पे हमें और भी दूसरे कदम जो है उठाने की आवश्यकता है, जैसे प्लास्टिक पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिए, नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और अधिक मजबूत होना चाहिए और चक्रीय अर्थव्यवस्था में हमें चक्रीय तरीके से प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। सुर्खियों में क्यों रहा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि चेन्नई में G20 की CSWG तथा सदस्य देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की एक बैठक हुई है। तो अब ये क्या है? यानी कि G20 की इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप्स, ये क्या है? और इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स, इन लोगों की जो बैठक हुई है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य लोग हैं, उसमें से एक संस्था है जो कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देती है। तो और भारत में पर्यावरण और जलवायु प्रबंधन के मंत्री की बैठक हुई है। तो इन सब के मंत्रियों की बैठक में क्या चीज़ें हुई हैं, उसको थोड़ा-सा इसी की वजह से ये चर्चा में रहा है। तो इसके समापन के बाद इसमें हुआ कि संधारणीय और लचीली नीली अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांतों की एक पूरी व्यवस्था को अपनाया गया है। तो अब ये चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत क्या हैं? अब इसको हम थोड़ा-सा इस पे देखेंगे। चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत वास्तव में कई सारे सिद्धांतों का एक समूह है, यानी कि इस सिद्धांत एक बड़ा सिद्धांत है, इसके अंदर और कई छोटे-छोटे बातें हैं जो कि शामिल की गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना एवं उसका कार्यान्वयन करना। नीली अर्थव्यवस्था मतलब ये है समुद्र, समुद्र से होने वाली लाभ वाली, समुद्र से होने वाली अर्थव्यवस्था, समुद्र पर डिपेंड होने वाली अर्थव्यवस्था ही नीली अर्थव्यवस्था है। तो उसकी निगरानी करना, यानी कि समुद्रिक अर्थव्यवस्था की निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो उसका मूल्यांकन करना, इस पे जो है चर्चा की गई है। तो ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है? महासागर संबंधी वित्त में बढ़ोतरी करना। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमें वहाँ पर निवेश करने की आवश्यकता होती है। तो महासागर संबंधी जो वित्त है उसमें बढ़ोतरी करना, सामुद्रिक स्थानिक योजना के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो स्थानिक रूप से समुद्र है, जहाँ के स्थानीय लोग हैं, जहाँ पर समुद्र के बगल लोग रहते हैं, वहाँ की योजना को बढ़ावा देने के लिए पैसा जो है उपयोग, योजना को बढ़ावा देना, समुद्री प्रदूषण का समाधान करना और जैव विविधता का पुनरुद्धार करना। तो हमें समुद्री प्रदूषण, हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा ही था, प्लास्टिक की समस्या। तो समुद्री प्रदूषण का समाधान करना और जैव विविधता का पुनरुद्धार करना, देशज और पारंपरिक ज्ञान की पहचान करना और उनका संरक्षण करना। तो ये 4-5 उद्देश्य है या फिर कहें 4-5 सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत जो है ये चीज़ें मंत्री स्तर जो बैठक हुई है उस पे वार्ता की गई है। अब हम बात करेंगे नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी के घटक क्या-क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, निश्चित रूप से हमको वहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा मिल सकती है और मत्स्यन मिल सकता है, पर्यटन हमारा बढ़िया हो सकता है, समुद्री परिवहन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, होता ही है। अपशिष्ट प्रबंधन, अगर हम ये 5 चीज़ों को बात करें तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव सारी चीज़ें हैं जो कि अर्थव्यवस्था के चारों तरफ घूमती हैं। ऊर्जा, मत्स्यन, पर्यटन, समुद्री परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन, ये 5 चीज़ें हैं जिस पर जो है चर्चा की गई है। नीली अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो नीली अर्थव्यवस्था से आशय महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग से है। अब बात करते हैं नीली अर्थव्यवस्था की, जो कि महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र से संरक्षित है, जिसमें आर्थिक समृद्धि, बेहतर
बेहतर आजीविका, रोजगार और ये महासागरीय संसाधन का संधारणीय उपयोग यानी सतत उपयोग। एक दिन में उपयोग नहीं करना है, लंबे समय तक हमें उपयोग करना है। हमें आगे वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके ही नीली अर्थव्यवस्था यानी महासागरीय अर्थव्यवस्था का जो है उपयोग करना है। सतत विकास लक्ष्य 14 क्या कहता है? सतत विकास लक्ष्य 14 कहता है कि यह महासागर, सागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग से संबंधित है। तो आपको ये भी याद रखना है, कहीं लिखने के लिए हो सकता है आ जाए कि नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न या फिर महासागर से संबंधित प्रश्न, तो आपको SDG 14 को वहाँ पर लिखना चाहिए। भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है? भारत में नीली अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार जो है वो लगभग GDP का 4% के बराबर है। भारत की GDP अगर मानते हैं 100% है, तो 4% जो है वो नीली अर्थव्यवस्था से ही वो प्राप्त करते हैं। विशिष्ट समुद्री स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तटलेखा की लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर है, जिसमें 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें 187 छोटे बंदरगाह हैं। 12 प्रमुख बंदरगाह आपको खोजने होंगे। UPSC 2023 में प्रीलिम्स में शायद एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, जिसमें कुछ बंदरगाह थे महत्वपूर्ण और उसमें मैच करना था कि ये बंदरगाह कहाँ से संबंधित हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ और जो लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है, मौजूदा क्षेत्रकों के लिए लाभप्रद है। लाभप्रद कैसे है? व्यापार के लिए, पोत परिवहन के लिए, उसके बाद में गहरे समुद्री खनिजों, जलीय कृषि व मत्स्य पालन संबंधित है। समुद्री प्रौद्योगिकी के लिए, विकास के लिए, ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ये जो मौजूदा क्षेत्र जो है लाभप्रद है। अन्य लाभ की अगर बात करें तो नीली अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन करती है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, आजीविका सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने से बन सकती है। हालांकि नीली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने के लिए उसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे भारत में विशिष्ट संगठनात्मक फ्रेमवर्क का अभाव है। निश्चित रूप से भारत में जो है अभी भी कोई ऐसा संगठन या फिर कोई ढांचा नहीं बना है जो कि उसका मूल्यांकन कर सके, पट्टे पर दे सके, निगरानी कर सके या फिर कोई भी और भी कानून बना सके, या कानून बना भी नहीं है उस तरह महत्वपूर्ण। व्यापक कानून का अभाव है। निश्चित कानून का अभाव हमने जैसा कि बताया भी। भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर एक मसौदा नीति का फ्रेमवर्क 2021 जो है, जो कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने तैयार किया था, तो वो एक है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण अभी नहीं है, उतना और बेहतरीन तरीके से नहीं बन पाया है। अगला जो है वो मापन संबंधी चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में भी ये कमियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ऐसे में मापन संबंधी चुनौतियां हैं जिससे मूल्यांकन में जो है वो कठिनाई आती है। अन्य चुनौतियां भी हैं जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती, अति असंधारणीय मत्स्यन यानी कि बहुत ज़्यादा मत्स्यन होता है और ऐसे में नुकसान होता है। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण, ये सारी चीज़ें ऊपर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा ही था, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण। आगे की डाक क्या हो सकती है कि एक नोडल एजेंसी स्थापित करिए और उसके बाद में सबके जो है काम को अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो है वो सहयोग करिए और निर्धारित करिए। एक निश्चित समय अंतराल पर सर्वेक्षण करिए। एक नई राष्ट्रीय मानचित्र और डेटा नीति तैयार करिए। प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करिए जिससे जो है वो संधारणीय उपयोग को किया जा सके। निजी निवेश को प्रोत्साहित करिए। निजी निवेश में जलीय कृषि, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री ऊर्जा जैसे निवेश में निजी निवेश की बात करिए। उद्योग में निजी निवेश को प्रोत्साहित करिए। तो ये सारी चीज़ें होने से जो है नीली अर्थव्यवस्था और बेहतर तरीके से काम करेगी या फिर और उसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा। अगला जो है वो है रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन। ये क्या है? तो G20 की, जैसा कि हमने बताया कि G20 की अभी हुई थी बैठक, तो G20 पर्यावरण और जलवायु संधारणता कार्य समूह ECFWG, जो कि बैठक कहाँ हुई थी? चेन्नई में। तो इसकी चौथी बैठक में RECEIC यानी कि रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन को आरंभ किया गया है। उसी बैठक में क्या आरंभ हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये क्या काम करता है? उद्योग संचालित की एक पहल है, उद्योग संचालन करने की एक पहल है। 29 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्य हैं। कंपनियों का मुख्यालय जो है 11 देशों में स्थित है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है कि जो कार्यान्वयन है, जो कार्य है, उसको उसमें तेजी लाना। कौन से कार्य? संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 2030 के तहत जो है निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसको उसको करने के लिए SDG लक्ष्यों को तेजी करना है। उनके काम को तेजी करने के लिए पेरिस समझौता हुआ था, उसमें जलवायु संबंधी लक्ष्य जो रखे गए थे उसको तेजी करने में। कुनमिंग जो है मॉन्ट्रियल और वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित लक्ष्य हैं
जो भी टारगेट्स हमने निर्धारित किए हैं उसको पूरा करने में ये कार्यान्वयन में तेजी लाएगा। कि गाली संसाधन दक्षता, संवाद रोड मैप, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य जितने भी रखे गए हैं पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण हैं, उस पे जो है उनके कार्यान्वयन में ये तेजी लाएगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा डेटा की, तो 1970 के बाद वैश्विक संसाधन खपत में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। तो ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 7.2% जो है हिस्सा ही चक्रीय है। भारत में केवल 20% वस्तुओं का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। भारत ग्रीन हाउस गैस का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, जो कि कुल वैश्विक उत्सर्जन की हिस्सेदारी का लगभग 9.2% जो है उत्सर्जन करता है भारत अकेले। अब बात करते हैं कि जो ये गठबंधन हुआ है, जो आया है, तो इसके 3 मार्गदर्शक स्तंभ रहे हैं। 3 मार्गदर्शक स्तंभ क्या-क्या रहे हैं? पहला, प्रभाव डालने के लिए साझेदारियाँ। दूसरा, क्षमता और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश। अब हम बात करेंगे क्षमता डालने के लिए जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है? ज़मीनी स्तर से जुड़ी सफलता प्रदर्शित करना। जो भी लक्ष्य टारगेट किए गए हैं उसमें ज़मीनी स्तर से संबंधित जो उद्योग हैं, यानी कि अपशिष्ट है, कच्चे माल के रूप में जो उपयोग होता है, उसको जो है उसके उसके लिए समय सफलता प्राप्त करनी है। दूसरा क्या है? असंगठित क्षेत्रों में एमएसएमई कंपनी इन सबको शामिल करना है, जिसके लिए ये सारी जो क्या करेंगे, मूल्य श्रृंखलाओं के सहयोग से संभव बनाएंगे। यानी कि हमको अपने जो टारगेट हैं उसको प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप निश्चित समय के या फिर निश्चित समय तक जो है अपने टारगेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? क्षमता और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना। हम जानते हैं कि हमने जितने बड़े-बड़े टारगेट्स रखे हैं, बिना प्रौद्योगिकी के, बिना हमारी एफिशिएंसी के वो टारगेट्स पाना मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे प्लास्टिक उद्योग में हमें अपने पिछड़ेपन को उसको उजागर करना चाहिए और उसके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था में 6 आर डिज़ाइन होता है, जिसमें 6 आर का मतलब क्या होता है? रीडिज़ाइन, रिड्यूस, रीयूज, रीमैन्युफैक्चर, रिपेयर और रिसाइकिल। ये कैसे करेंगे? ये करेंगे आप प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से। तो आपको प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो है वो करना ही चाहिए। क्षमता निवेश बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्षमता निवेश बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास वित्त हो, यानी कि पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी क्षमता उधर पे ही रुकी रहेगी। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरंभित की गई पहल। बहुत सारी पहलें हैं, जो कि ये सारी पहलें जो हैं अलग-अलग तरीके से पढ़ाई जा चुकी हैं। 2020 में लगभग 2022 में सारी ये जो पहल है अलग-अलग टॉपिक में आई थी। तो अगर आपने 2022 वाला करंट अफेयर पढ़ा है, 22 वाला, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला है, क्या पहल है नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए? तो पहला पहल राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019। दूसरा क्या है? लाइफ मूवमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। भारत को शून्य अपशिष्ट बनाने वाला देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन। तो ये सब तो नाम सुने ही होंगे आपने। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, यानी कि ईपीआर फ्रेमवर्क, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई शिष्ट प्रबंधन नियम, स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति। नीति आयोग ने यूरोपीय संघ द्वारा संसाधन दक्षता पर रणनीति जारी की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहल हैं, कैसे जो है मजबूत किया जाए अपने प्रौद्योगिकी को, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कैसे इन चीज़ों को शामिल किया जाए। अगला जो टॉपिक है वो है पोत परिवहन द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आईएमओ की रणनीति 2023। IMO strategy on reduction of greenhouse emissions from 6 2023। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने पोतो जहाज़ों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रणनीति को अपनाया है। देखिए, जब भी समुद्र में पोत या फिर कोई जहाज़ या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर वो ट्रैवल करती हैं, यात्रा करती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो उस उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, उस उत्सर्जन को कैसे उसमें कमी लाई जाए, उस पे जो है ये जो है एक संगठन ने कुछ रणनीति को अपनाया है। जैसे इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य की अगर हम बात करें तो समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, समुद्र को पर्यावरण करने के लिए एक संरक्षण समिति बनी थी, जो कि इसके 80वां सत्र, जब इसका 80वां सत्र हुआ तो उसमें ये कुछ चीज़ें अपनाई गई जो कि आईएमओ की महत्वपूर्ण समिति से संबंधित बात उसमें की गई। क्या थी? पोत परिवहन उद्योग द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन
की हिस्सेदारी कितनी है 2.89, यानी कि अगर टोटल ग्रीन हाउस गैस 100% निकलता है तो लगभग 2.89% जो है वो समुद्री पोत या फिर पोत परिवहन उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें उत्सर्जन होता है इन सब का। उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो उसमें कई 3 प्रौद्योगिकी इसमें दिया है, जैसे क्लोज्ड लूप स्क्रबर। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत जो भी गैस निकलने वाली होती है, निर्गत गैस होती हैं, उनको ये स्वच्छ करने के लिए क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ साथ समुद्री जल का उपयोग करता है। तो ऐसे में जो है वो जो गैस निकलती है वो स्वच्छ हो जाती है। दूसरा क्या है टेक्नोलॉजी है? दूसरा है सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन यानी कि SCR। यह क्या करता है? यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के टेलपाइप उत्सर्जन को लगभग शून्य तक पहुंचा देता है, जिससे नाइट्रोजन उत्पादन जो है, नाइट्रोजन उत्सर्जन कम हो जाता है। अगला क्या है? स्लो स्ट्रीमिंग। इसके तहत क्या होता है? जो मालवाहक पोत होते हैं यानी कि जिस पे सामान लदा होता है, पोत या फिर जहाज जिस पे बहुत ज़्यादा सामान लदा होता है, उसके ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उसकी गति जानबूझकर कम किया जाता है। यानी कि जब धीरे धीरे चलाएंगे तो उस पे जो है उसका जो है ईंधन की खपत कम होगी, ऐसे में कार्बन उत्सर्जन की खपत जो है भी कम होगी। तो ये भी एक अच्छी प्रौद्योगिकी है। अब जो ये रणनीति बनी है, जो रणनीति बनाए हैं इन्होंने क्या कहते हैं IMO के समिति ने, यानी कि समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति ने, तो इसने क्या क्या प्रावधान किए हैं उसको हम थोड़ा देखते हैं। कि इसने पहला प्रावधान किया है कि ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन में कमी करना है। ठीक है, 2008 की तुलना में 2030 तक हमको लगभग 40% की कमी CO2 में करना है, पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उच्चतम स्तर पर यानी 2050 तक उसके आसपास हमें केवल शून्य तक का स्तर प्राप्त करना है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। यानी कि 2050 तक हम जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेंगे। नए पौधों की ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाना है। जो भी नए पौध अब आएंगे उनको ऐसा बनाना है कि वो ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन ना करें या फिर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इन उत्सर्जन ना करें, जो कि खतरनाक गैसें हैं। प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे हम। कैसे अपनाएंगे? उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। समय समय पर समीक्षा करेंगे, 5 वर्षीय समीक्षा होगी। पहली समीक्षा 2028 में होगी। ठीक है, अभी आया है तो 2028 में होगी। 5 वर्ष बाद पोत से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। कैसे चुनौतियां हैं? नियमों और विनियमों का पालन, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रणनीति या जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में कुछ देश अपनाएंगे, कुछ देश नहीं अपनाएंगे। दूसरा क्या है? रेट्रोफिटिंग की उच्च लागत, यानी कि हम जब डीकार्बनाइजेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता करते हैं तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है कि उच्च लागत है, तो जितना पैसा बचाने में लगेगा उससे ज़्यादा जो है खर्च हो जाएगा। पारंपरिक ईंधन को त्यागने में बाधा, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जब हम टोटली अभी हम डिपेंड नहीं हो सकते दूसरे ईंधन पर। अन्य चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कार्यबल की चुनौती, संसाधन की चुनौती, निगरानी की चुनौती, सहयोग की चुनौती। ये सारी चुनौतियां हैं जो कि अभी सामने हमको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सामने आ रही हैं, उसको नियंत्रित करने में। पोतों से उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या उपाय, अन्य प्रयास किए गए हैं? जैसे भारत ने क्या किया है? भारत ने क्या किया है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित बंदरगाह के लिए हरित सागर दिशा निर्देश 2023 जारी किया है। तो आपको ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए कि हरित बंदरगाह और हरित सागर दिशा निर्देश 2023 भारत ने जारी किया है। दूसरा क्या है? IMO की ग्रीन वायज 2050 प्रोजेक्ट के तहत जो है ये पहला देश चुना गया है भारत। तो ये भी ठीक है। मैरीटाइम विजन 2030 में एक संधारणीय समुद्री क्षेत्र की परिकल्पना की गई है, यानी कि ऐसा क्षेत्र होगा जो संधारणीय समुद्री क्षेत्र होगा। कुछ बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बंदरगाह 2030 तक जो है हरित हाइड्रोजन के प्रबंधन, भंडारण और उत्पादन के सक्षम होंगे। केंद्र सरकार ने 2030 तक देश को हरित पोत परिवहन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक हम जो है हरित पोत परिवहन का वैश्विक केंद्र बनाएंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है वो GTTP यानी कि ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम को शुरू करने की बात कही है। तो ये सब चीज़ें जो है भारत सरकार द्वारा की जा रही हैं, भारत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विश्व स्तर पर भी कई प्रयास हैं, जैसे कि हरित पोत परिवहन, गलियारे के लिए क्लाइड बैंक घोषणा पत्र, जिसमें भारत जो है हस्ताक्षर करता नहीं है। अगला जो है वो संधारणीय समुद्री परिवहन के लिए वित्त जुटाना, जिसमें गोलमेज पहल की बात की गई है, जिसमें IMO जो है
यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है, जिसमें ये सारे लोग जो है वित्त की बात करते हैं, वित्त पोषण से संबंधित सुरक्षा देते हैं। वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सहयोग केंद्र नेटवर्क यानी कि ग्लोबल एमटीटीसी नेटवर्क जीएमएन के अंतर्गत यूरोपीय संघ आईएमओ द्वारा आरंभ किया गया है। आईएमओ केयर्स फाउंडेशन प्रोजेक्ट 2022-24, तो ये सब चीज़ें भी जारी की गई हैं, जो कि एक वैश्विक पहल है। आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रहेंगी तो आपको सहायता करेंगी। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पोत परिवहन उद्योग से होने वाले उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। ऐसे में हमें कुछ और भी कदम उठाने चाहिए, जैसे नवाचारी डिकार्बनाइजेशन समाधानों पर को अपना करके, वैश्विक सहयोग को सुनिश्चित करके, बाजार आधारित उपायों पर जैसे उत्सर्जन आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा दे करके, विकासशील देशों के साथ जो है हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करके, क्योंकि विकासशील देशों के पास प्रौद्योगिकी नहीं होती है, ऐसे में उनको हस्तांतरण करेंगे तो वो भी ग्रीन हाउस गैस कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बुनियादी ढांचे को बेहतर बना करके, पाइपलाइन हो, भंडारण सुविधा हो, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बेहतर जो है काम करने के लिए शामिल होती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगी। अगला जो टॉपिक है वो आपका है पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में रहा है कि ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में पवन ऊर्जा के मूल्यांकन पर संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति कौन सी है? संसदीय समिति, अस्थायी समिति है। मूल्यांकन पर संसद ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ठीक है। पवन ऊर्जा के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो पवन ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक पहला तटीय पवन ऊर्जा, दूसरा अपतटीय पवन ऊर्जा। तटीय पवन ऊर्जा क्या है? यानी कि इसमें जो है टरबाइन जो लगाई जाती है, विंड टरबाइन, मुख्य रूप से भूभाग यानी कि ज़मीन पर लगाई जाती है। और कौन सी ज़मीन होगी? समुद्र के किनारे वाली ज़मीन या फिर निकटवर्ती ज़मीन होगी। तो ज़मीन पर जो है, समुद्र के किनारे किनारे जो ज़मीन है वहाँ पर जो है ये टरबाइन्स लगा दी जाती हैं, और वो पंखे जैसा चलता रहता है, वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। दूसरा है अपतटीय पवन ऊर्जा। अपतटीय पवन ऊर्जा क्या है? इसके तहत क्या होता है कि जो विंड टरबाइन्स होती हैं, जो कि बड़े बड़े क्या कहते हैं, पंखे होते हैं, उस टरबाइन्स को समुद्र में या बड़े जल निकायों में स्थापित किया जाता है। यानी कि समुद्र के बीच में पानी में जा करके उसको लगाया जाता है, बड़े बड़े जल निकायों में स्थापित किया जाता है। तो वो वहाँ से ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है, और उसे हम कहते हैं अपतटीय पवन ऊर्जा। यानी कि पानी के अंदर जो है बड़े बड़े टरबाइन्स लगाए जाते हैं, विंड टरबाइन्स कहते हैं जिसको। तो वो जो है पवन का यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसे हम अपतटीय पवन ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डेटा बैंक की। पवन ऊर्जा के मामले में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत का स्थान जो है चौथा है। भारत के पहले भी तीन है, चीन है, अमेरिका, जर्मनी है, और फिर भारत है। भारत चौथा स्थान पर है। ऊर्जा बास्केट में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 10.3% है। आपको याद रखना है, पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 10.3% है। पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता लगभग 43.7 गीगावाट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीन महत्वपूर्ण चीज़ थे। पवन ऊर्जा के लाभ क्या हो सकते हैं? स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, पंचामृत प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पंचामृत प्रतिबद्धता क्या था? यूनाइटेड किंगडम में जो ग्लासगो सम्मेलन हुआ था UNFCCC का, जिसे COP26 के माध्यम से हम लोगों ने पंचामृत प्रतिबद्धता घोषणा की थी कि हम उस चीज़ों को पालन करेंगे, हम उसको ध्यान में रखेंगे। उसके रखरखाव में कम लागत आती है। इसके रखरखाव में कम लागत आती है। निश्चित रूप से एक बार आप टरबाइन्स लगा दीजिए और उसके रखरखाव के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड प्रणाली का विकास, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र जो है राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है। तो राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र जो है वो भाई राजस्थान का रेगिस्तान जैसे कह सकते हैं, वहाँ पर रेगिस्तानी है। तो वहाँ पर बड़े बड़े हाइब्रिड जो है वो विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, जो कि पवन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। लागत प्रभावी, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि लागत प्रभावी है, तो काफ़ी अधिक विद्युत पैदा करने में जो है सक्षम होता है, और सबसे कम कीमत पर जो है ऊर्जा प्रदान करता है हमें। रोजगार सृजन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और लगभग 10 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर सकता है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। अन्य लाभ भी उसके होते हैं, जैसे इसके दूरस्थ तटीय क्षेत्रों में, द्वीपीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है हवाएं चलती हैं, और वहाँ पर समुद्री क्षेत्र है, और वहाँ पर जहाँ पर हवाएं लगातार चलती रहती हैं और खाली जगह है, वहाँ पर आप इसका सेटअप कर सकते हैं। हालांकि इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे भौगोलिक सकंता। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, ऐसे में भौगोलिक सघनता हमारे यहाँ बहुत अधिक है, और
कुछ स्थान हैं जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सब भूभाग हैं जिसमें पहले से ही काफ़ी हद तक हम इनका दोहन कर चुके हैं। कहीं दोहन कहीं हम बंदरगाह के रूप में कर चुके हैं, कहीं कुछ के रूप में कर चुके हैं। तो ऐसे चीज़ें में हमारे पास भौगोलिक सघनता है, यानी कि भौतिक चीज़ें हमारे पास कम है, ज़मीन कम है। रिपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मसौदा नीति 2022 को मंजूरी देने में विलम्ब हो रहा है। एक चुनौती ये भी है। उच्च टैरिफ, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा की तुलना में पवन ऊर्जा पर हमें अधिक प्रशुल्क लगाया जाता है, तो हमें उच्च टैरिफ की एक समस्या सामने आ रही है। वन्य जीवों पर प्रभाव, हम जानते हैं कि विंड फार्म जो है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से प्रभावित करता है, पशुओं को, पक्षियों को, इन सबको प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे करता है कि जो जीव हैं, पक्षी हैं, वो उड़कर जा रहे हैं और टरबाइन्स के पंखों में जा कर के लड़ गए, टकरा गए और मर गए। दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि ये ध्वनि प्रदूषण होता है इसमें, और ध्वनि प्रदूषण के साथ जो उनके पर्यावास होते हैं उन पर बहुत हानि पहुंचाता है, उनके प्राणियों के अस्तित्व और प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में ये वन्य जीवों पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला जो चुनौतियां हैं, अगर हम बात करें कि ये तो हो गया कि तटीय क्षेत्रों की चुनौतियां, अब बात करते हैं अपतटीय क्षेत्रों के, अपतटीय विंड फार्म से संबंधित कुछ चुनौतियां, यानी कि जो टरबाइन्स पानी में लगाई जा रही हैं उससे क्या चुनौती हो रही है? उससे चुनौती ये हो रही है कि उपयोग न की गई अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता। हम जानते हैं कि उपयोग न की गई अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता कि इसकी स्थापना परियोजना में अभी ठीक से नहीं हुई है। विंड फार्म के स्थल भाग पर बिजली पहुंचाने वाली केबल्स की रक्षा करना, हम जानते हैं कि जहां से ऊर्जा उत्पन्न होगी समुद्र के अंदर से, और वहां से हम ऊर्जा को किसी न किसी माध्यम से अपने पास तक लाएंगे, यानी पृथ्वी तक लाएंगे, यानी भूमि तक लाएंगे। ऐसे में कोई केबल्स होगी या कुछ भी होगा, उसकी सुरक्षा करने की क्षमता, अगर उसको पानी के मार्ग से लाते हैं तो करंट की समस्या, ऊपर से लाते हैं तब भी कोई समस्या हो सकती है। दूसरा है मछली पकड़ने के लिए जो जाते हैं जहाज, और उसके बाद में जाल, समुद्री तल को साफ करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर रही हैं। अब तटीय विंड फार्म का डिजाइन, विनिर्माण और परिचालन से संबंधित समस्या, जैसे आकाशीय बिजली के गिरने से समस्याएं, परिचालन से संबंधित समस्याएं, और भी कई चीज़ें हैं जो कि अब तटीय विंड फार्म से संबंधित चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। स्थानीय लोगों पर प्रभाव, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मछली पकड़ने में उनको दिक्कत होगी, उनको समुदाय में असंतोष पैदा होगा, और एक डर की भावना भी बनेगी कि कहीं उसमें करंट अगर हो गया तो लोगों की जान जा सकती है। अगला जो है, सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं अपतटीय, यानी कि समुद्र के अंदर जो स्थापित विंड एनर्जी है उसको उसमें उसके लिए कदम उठाया गया है। पवन क्षमता का मेसो स्केल मानचित्र, यानी कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE ने एक जो है ये मानचित्र तैयार किया है। इसमें क्या है, धरातल पर से 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर या 120 मीटर की जो है ऊंचाई पर इस पवन क्षमता का मानचित्र किया गया है। अधिकांश राज्य हैं भारत में, जैसे 8 राज्य हैं जिसको चिन्हित किया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये सब 8 राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, तो इसमें भी पवन सौर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए जो है फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है, शुरू किया गया है। नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। 31 मार्च 2017 से शुरू की गई थी पवन ऊर्जा के लिए। अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क में जो है छूट दी गई है, यानी कि 30 जून 2025 तक जो है होने वाली परियोजनाओं को लागू करने से लिए छूट दी गई है। अब बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिसी फॉर द रिपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट्स 2016। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रिपावरिंग या पुनरुद्धार करने हेतु एक सुगम व्यवस्था का निर्माण करके पवन ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना। तो 2016 में हो रहा है पॉलिसी फॉर रिपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट 2016। उद्देश्य क्या है आप समझ गए। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन कौन देगा इसको? इरडा, यानी कि IREDA, ये जो है क्या करेगी? वित्त पोषित करेगी। इसके अलावा जो है कुछ छूट भी दी गई है, यानी कि 0.25% की छूट, अतिरिक्त ब्याज दर से छूट दी गई है। तो थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए चीज़ें की गई हैं। कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था एक एजेंसी के रूप में शामिल होगा। राज्य जो है एक नोडल एजेंसी या संगठन के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे पवन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय परिव्यय की बात करें तो ये अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा, इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो
पवन ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता करेंगी। आगे की राह क्या हो सकती है कि कुछ इस समिति ने जो कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे नई और कुशल टरबाइन की बात कही गई है इसमें और उसके बाद में वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना की बात की गई है, जो कि अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। रिपावरिंग विंड द विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मसौदा नीति 2022 जो है वो भी तैयार करनी चाहिए, उसकी बात की गई है, इस समिति ने सिफारिश की है। अपतटीय पवन की बात की है। अपतटीय पवन में 2030 तक हम लगभग 37 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आगे की राह के अनुसार जो है समिति की भी सिफारिश है। अन्य सुझाव भी हम दे सकते हैं, जैसे टैक्स ब्रेक को शुरू करके, नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करके, अपतटीय विंड फार्म के लिए बड़ी टरबाइन ब्लेड का उपयोग करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। आज के टॉपिक में, आज के क्लास में लगभग इतना ही। बाकी जो संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं इसको आगे 5-10 मिनट में हम लेकर के सॉल्व करेंगे।